नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर। ये सभी प्रश्न उत्तर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, विभिन्न प्रकार के गद्य विधाएं, हिंदी भाषा और भी जो प्रश्न उत्तर हैं उसकी भी चर्चा हमने की है। इसके अलावा हिंदी ग्रामर के भी बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों की चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, संदेश रासक किस काव्य के अंतर्गत आता है? तो संदेश रासक किस काव्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खंड काव्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। संदेश रासक जो है ये खंड काव्य के अंतर्गत आता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश रासक के लेखक का नाम क्या है? तो संदेश रासक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब्दुल रहमान जो हैं ये संदेश रासक के लेखक हैं। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक का नाम क्या है? तो बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अश्क। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक का नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि बांधो ना नाव इस ठाव किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साखी किस कवि का काव्य संग्रह माना जाता है? तो साखी किस कवि का काव्य संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विजयदेव नारायण शाही। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विजयदेव नारायण शाही जो हैं ये साखी काव्य संग्रह के लेखक माने जाते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक का नाम क्या है? तो मछलीधर नामक काव्य संग्रह के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विजयदेव नारायण शाही। तो मछली घर के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण चरित्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य का नाम है कृष्ण चरित्र। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के लेखक का नाम क्या है? तो लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, आचार्य चिंतामणि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
आचार्य चिंतामणि जो हैं ये कवि कुल कल्पतरु के लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि कवि कुल कल्पतरु जो है ये कौन सा ग्रंथ माना जाता है। तो ये जो है लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत आता है, कवि कुल कल्पतरु। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सिपहिया के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र जैन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, वीरेंद्र जैन इसके लेखक हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के लेखक का नाम क्या है। तो सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी रामप्रिया शरण। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रामप्रिया शरण जो हैं ये सीतायन के लेखक हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक का नाम क्या है। तो राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी रामानंद। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपदेश रसायन के लेखक का नाम क्या है। तो उपदेश रसायन के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए जिनदत्त सूरी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, जिनदत्त सूरी जो हैं ये उपदेश रसायन के लेखक हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संशय की एक रात के लेखक का नाम क्या है। तो संशय की एक रात के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी नरेश मेहता। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, संशय की एक रात के लेखक हैं नरेश मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे प्रश्न पूछा गया है आकाश गंगा काव्य संग्रह के लेखक का नाम क्या है। तो आकाश गंगा काव्य संग्रह के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं ये आकाश गंगा के लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कृति के लेखक दुष्यंत कुमार माने जाते हैं। तो इनमें से किस कृति के लेखक दुष्यंत कुमार माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी साए में धूप। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, साए में धूप जो है ये गजल संग्रह के अंतर्गत आता है और इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साए में धूप काव्य कृति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2001 में और फिर से ये प्रश्न पूछा गया टीजीटी परीक्षा 2013 में। तो साए में धूप काव्य कृति के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी दुष्यंत कुमार। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दुष्यंत कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी महाप्रस्थान। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, महाप्रस्थान जो है ये राम कथा पर नहीं लिखा गया है। बाकी शंबुक
अग्निलिख और संशय की एक रात, ये सभी जो हैं ये राम कथा पर लिखा गया है, परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। महाप्रस्थान जो है ये महाभारत पर आधारित है। तो महाप्रस्थान जो है ये महाभारत पर लिखा गया है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से एक राम कथा पर आधारित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाप्रस्थान। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, महाप्रस्थान। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथावस्तु कहाँ से ली गई है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथावस्तु कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, महाभारत से रश्मिरथी की कथावस्तु ली गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निलिख काव्य नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो अग्निलिख काव्य नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, भारत भूषण अग्रवाल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भारत भूषण अग्रवाल जो हैं अग्निलिख काव्य नाटक के लेखक हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की रचना मानी जाती है? तो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काव्य। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दो आब जो है ये काव्य के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे प्रश्न पूछा गया है, वो कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो फिर से पढ़ते हैं, वो कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये तीन जो हैं ये कवि और नाटककार के रूप में प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र और फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये दोनों जो हैं ये कवि और नाटककार दोनों रूपों में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था केबीएस परीक्षा 2014 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? तो रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिरंजीत। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, चिरंजीत। और ये प्रश्न पूछा गया था केबीएस परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी मानी जाती है? तो मंगलेश डबराल की रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ पर लालटेन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहाड़ पर लालटेन जो है ये मंगलेश डबराल की रचना मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कविता की तीसरी आंख के रचनाकार का नाम क्या है? तो कविता की तीसरी आंख के रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रभाकर क्षोत्रिय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्रभाकर क्षोत्रिय जो है ये कविता की तीसरी आंख के लेखक माने जाते हैं और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना मानी जाती है? तो मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना मानी जाती है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ सुमन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रामनाथ सुमन जो हैं ये मैंने स्मृति के दीप जलाए के लेखक हैं और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा भूषण के लेखक का नाम क्या है? तो भाषा भूषण के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। जसवंत सिंह जो हैं ये भाषा भूषण के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, भाषा भूषण के रचयिता का नाम क्या है? तो भाषा भूषण के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, जसवंत सिंह। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में और फिर से वही प्रश्न पूछा गया पीजीटी परीक्षा 2015 में। तो 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया मानी जाती है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाषा भूषण। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भाषा भूषण ये जो है चंद्रालोक की छाया मानी जाती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो तुलसी आधुनिक वातायन के पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रमेश कुंतल मेघ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में, तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना मानी जाती है? तो अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना मानी जाती है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति मानी जाती है? तो नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के लेखक का नाम क्या है? तो अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये प्रश्न पूछा गया था
नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अनियुक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश से शुक्ल जी को बताया और शुक्ल जी ने कोश को युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में ये मूल्यपरक कथन इनमें से किस साहित्यकार ने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अनियुक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश से शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में ये मूल्यपरक कथन इनमें से किस साहित्यकार ने कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबू श्याम सुंदर दास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाबू श्याम सुंदर दास ने ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इतना कई बार पूछा गया है कि यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अनियुक्ति ना होगी। इतना हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये कहा था बाबू श्याम सुंदर दास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना मानी जाती है? तो दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आलोचना। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आलोचना। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर दूसरी परंपरा की खोज केंद्रित है और इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक का नाम क्या है? तो दूसरी परंपरा की खोज के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नामवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कृति के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह माने जाते हैं? तो इनमें से किस कृति के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह माने जाते हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरी परंपरा की खोज। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक का नाम क्या है? तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नामवर सिंह।
तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह का यह कथन जिसमें से किस पुस्तक से लिया गया है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक मानी जाती है। तो फिर से पढ़ते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक से लिया गया है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, हिंदी साहित्य की भूमिका के अंतर्गत ये कहा गया है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद किस कृति की रचना मानी जाती है? तो प्रगतिवाद किसकी कृति मानी जाती है या किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, शिवदान सिंह चौहान। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक हैं। इनमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो इनमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का विकास, और डॉक्टर नगेंद्र ऋतिक काव्य की भूमिका, इन सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। परंतु डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किसी भी प्रकार का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जो हैं ये हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक डॉक्टर राम विलास शर्मा माने जाते हैं? तो इनमें से किस ग्रंथ के लेखक डॉक्टर राम विलास शर्मा माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। इसके लेखक हैं डॉक्टर राम विलास शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 भाग हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक डॉक्टर राम विलास शर्मा नहीं माने जाते? तो इनमें से किस ग्रंथ के लेखक डॉक्टर राम विलास शर्मा नहीं माने जाते? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, बी और सी, ये तीनों जो हैं इसके लेखक डॉक्टर राम विलास शर्मा नहीं माने जाते। बाकी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। इसके लेखक है डॉक्टर
राम विलास शर्मा। बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका ये गलत है। निराला आत्महंता आस्था ये भी गलत है। और मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये भी गलत है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस कृति के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा नहीं माने जाते। तो इनमें से किस कृति के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा नहीं माने जाते। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों गलत है। बाकी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भाषा और समाज, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। बाकी हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान ये गलत है। दूसरी परंपरा की खोज ये भी गलत है। और छायावाद ये भी गलत है। परंतु आपका भाषा और समाज, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक का नाम क्या है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक का नाम क्या है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक का नाम क्या है। यह प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा नहीं माने जाते। तो इनमें से किस ग्रंथ के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा नहीं माने जाते। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कविता के नए प्रतिमान। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये सभी डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचनाएं मानी जाती हैं। परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसके वास्तविक लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, और ये प्रश्न दो बार पूछा गया है। पहले पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में, और फिर से पूछा गया यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम क्या है। तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं ये भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, तो वो कौन सा माना जाता है। तो इनमें से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, तो वो कौन सा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेरे संधि पत्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। मेरे संधि पत्र जो है ये पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी फाइल और प्रोफाइल, बच्चन पत्रों में, और पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये सभी जो हैं
ये पत्र साहित्य के अंतर्गत आते हैं। बाकी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। मेरे संधि पत्र जो हैं ये उपन्यास के अंतर्गत आता है। तो मेरे संधि पत्र जो है ये उपन्यास के अंतर्गत आता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी फाइल और प्रोफाइल ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये जो है पत्र साहित्य के अंतर्गत आते हैं और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है। तो चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे के लेखक हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे इनमें से किसके पत्रों का संग्रह माना जाता है। तो चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे इनमें से किसके पत्रों का संग्रह माना जाता है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में और फिर से ये प्रश्न पूछा गया जीआईसी परीक्षा 2015 में। तो 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल तारा के लेखक का नाम क्या है। तो लाल तारा के लेखक का नाम क्या है या रचनाकार का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। कैदी की पत्नी कृति के लेखक का नाम क्या है। तो कैदी की पत्नी कृति के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ये कैदी की पत्नी के लेखक हैं। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार का नाम क्या है। तो अपनी केवल धार काव्य संकलन के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, अरुण कमल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल माने जाते हैं। तो इनमें से कौन से काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपनी केवल धार। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसके लेखक माने जाते हैं अरुण कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति मानी जाती है। तो नए इलाके में किसकी काव्य कृति मानी जाती है या इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, अरुण कमल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, विष्णु चंद्र शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। विष्णु चंद्र शर्मा जो हैं ये मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई। तो समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है।
अंधेर नगरी का समय है 1881। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावों उत्पादक अभिव्यक्ति है। तो काव्य की परिभाषा देने वाले उस विद्वान का नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, बाबू गुलाब राय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं इस पंक्ति के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये कथन किसका माना जाता है? किस साहित्यकार का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की ये कथन मानी जाती है, और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया था? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं इन्होंने इसका समर्थन किया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर भी एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। यदि द्विवेदी जी का उठ खड़े होते तो जैसी
अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी है, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। तो ये कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक माने जाते हैं। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरोधी और उठपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विख्यात जीवन व्रत, हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में देखी जा सकती है या ली गई है? तो फिर से पढ़ते हैं। विख्यात जीवन व्रत, हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। तो ये पंक्तियां किस रचना से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है भारत भारती से लिया गया है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। विख्यात जीवन व्रत, हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। आप ये पंक्ति नोट कर सकते हैं, ये कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। काव्य पंक्तियों के लेखक का नाम क्या है और ये कहाँ से लिया गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरोज स्मृति। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है सरोज स्मृति से लिया गया है और इसके लेखक हैं निराला। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मवली पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मवली पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, राम नरेश त्रिपाठी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक कथन दिया गया है, तो बताना ये कथन जो है राम की शक्ति पूजा के किस पात्र ने कहा है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो राम की शक्ति पूजा कविता में ये कथन किसने कहा है? तो किस पात्र के अंतर्गत ये कथन कहा गया है, ये बताना है। तो फिर से पढ़ते हैं। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जाम्बवन ने। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीतर भीतर सब रस चूसे,
हंसी हंसी के तन मन धन मुझसे, तो ये पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, जय शंकर प्रसाद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जय शंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? तो ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, श्रद्धा राम फिल्लोरी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, श्रद्धा राम फिल्लोरी जो हैं ओम जय जगदीश हरे आरती के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। दुख ही पिछली रजनी बिच, विकसता सुख का नवल प्रभात। ये काव्य पंक्ति किस रचना से लिया गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। दुख की पिछली रजनी बिच, विकसता सुख का नवल प्रभात। तो ये किस काव्य पंक्ति से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कामायनी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, किस रचनाकार की पंक्ति मानी जाती है? तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, तो ये किस रचनाकार की कृति मानी जाती है या किस रचनाकार की पंक्ति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जय शंकर प्रसाद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2005 में और फिर से ये प्रश्न पूछा गया नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना से लिया गया है? तो इसके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद और ये लिया गया है कामायनी से। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, कामायनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियाँ किस कवि की मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। तो ये पंक्तियाँ किसने लिखा है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का याद उन्हें मिलता नहीं प्रसाद।
तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरा हो जाती है सनियन नयन, करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? तो फिर से पढ़ते हैं। गिरा हो जाती है सनयन नयन, करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसीदास के संबंध में ये कथन इनमें से किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन माना जाता है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसीदास के संबंध में ये कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? तो लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, तो यह कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, ये किसका कथन माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह में रहते हैं, तो ये कथन किसका माना जाता है? किस साहित्यकार का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अधिकार खोकर बैठना यह महा दुष्कर्म है, यह पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो अधिकार खोकर बैठना यह महा दुष्कर्म है, तो यह पंक्ति किसकी मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति इनमें से किस कवि द्वारा रचित है? तो फिर से पढ़ते हैं। वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति इनमें से किस कवि के द्वारा लिखा गया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हैं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति जो है ये लिखा गया है गुप्त जी के द्वारा, और यह प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। तो ये पंक्तियां दिनकर की किस रचना के अंतर्गत आती है?
तो फिर से पढ़ते हैं। मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। तो ये पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रश्मिरथी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ मानी जाती हैं? तो मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ, ये पंक्ति किस रचनाकार की मानी जाती है? ये पंक्ति नेट में कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ, ये पंक्ति किस लेखक की मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विद्यापति। और यह प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? सबसे पहले यह प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2009 में और फिर से यह प्रश्न पूछा गया जीआईसी परीक्षा 2015 में। तो दोनों परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब लो नसानी अब न नसे हो पद के लेखक का नाम क्या है? तो अब लो नसानी अब न नसे हो पद के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धुली तन भरई। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धुली तन भरई। तो इस पंक्ति के कवि हैं ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। कीर्ति पताका के लेखक का नाम क्या है? तो कीर्ति पताका के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देसिल बना सबजन मिठा, ते तैसन जंपो अवहट्टा, ये पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो देसिल बना सबजन मिठा, ते तैसन जपो अवहट्टा। तो ये पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो इसके कवि हैं ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। तो इस काव्य पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए ठाकुर, और यह प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में ये कथन किसने कहा है। तो सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो सूरदास के संदर्भ में ये कथन किसने कहा है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी नाभादास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। तो फिर से पढ़ते हैं, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। तो आपका जी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, आपने अवश्य सुना होगा। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी मीराबाई। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्नोत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो है हिंदी साहित्य के जो विभिन्न प्रकार के आदिकाल से जुड़े प्रश्नोत्तर हैं और आधुनिक काल के जो गद्य विधाएं हैं उसकी चर्चा हमने की। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो आज के इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।